फिजियोलॉजी में पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था निषेचन किस प्रकार होता है, किस प्रकार निषेचन की अलग अलग अवस्थाएं अपन ने देखी थी। सारी अवस्थाएं, सबसे पहले तो शुक्राणु का परिवहन, उसके बाद में अंडाणु का परिवहन किस प्रकार होता है, जो शुक्राणु होता है उसका सामर्थ्य, वो शुक्राणु होता है सामर्थ्य किस प्रकार प्राप्त करता है, उसके बाद में निषेचन और निषेचन के बाद में होने वाले बदलाव। इसके बाद में अपन ने देखा था प्रारंभिक भ्रूणीय विकास। प्रारंभिक भ्रूणीय विकास का मतलब होता है कि निषेचन के बाद जब भ्रूण बनता है, मादा और जो नर जो युग्मक होते हैं उनके मिलन से जो निषेचन के बाद में जो युग्मक बनता है, युग्मक में किस प्रकार के बदलाव होते हैं वो चीज अपन ने देखी थी। उसमें सबसे पहले अपन ने 16 से 32 कोशिकीय अवस्था देखी थी, उसको अपन ने क्या नाम दिया था, मोरुला। उसके बाद में मोरुला के बाद में क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला के बाद में गेस्टुला। गेस्टुला में सारी कोशिकाएं विभेदित हो जाती है, जो जितनी भी कोशिकाएं होती है ब्लास्टुला की, वो सारी की सारी कोशिकाएं विभेदित हो जाती है अलग अलग तंत्रों के निर्माण के लिए। सही है, जैसे कि उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करने वाली कोशिकाएं उसमें अलग हो जाती है, पाचन तंत्र का निर्माण करने वाली कोशिकाएं अलग हो जाती है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने वाली, मस्तिष्क का निर्माण करने वाली कोशिकाएं उसमें अलग हो जाती है। ये सारे बदलाव कौन सी अवस्था में देखने को मिलते हैं, गेस्टुला अवस्था के अंदर। गेस्टुला अवस्था के अंदर जो कोशिकाएं होती है, जो चारों तरफ गेस्टुला का आवरण बनाती है, उसको अपन ने क्या नाम दिया था, ब्लास्टोसाइट। क्या नाम दिया था उन कोशिकाओं को, ब्लास्टोसाइट। लेकिन जो कोशिकाएं विभेदित होकर अलग अलग अंगों का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो एक जगह इकट्ठी रहती है, उन कोशिका को अपन ने क्या नाम दिया था, इनर सेल मास। इनर सेल मास। ये कोशिकाएं, इनर सेल मास की कोशिकाएं अलग अलग अंगों का निर्माण करती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अपन ने देखा था प्लेसेंटा के प्रकार, टाइप ऑफ प्लेसेंटा। टाइप ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के 5 प्रकार अपन ने देखे थे। सबसे पहला एपिथेलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, एंडोथेलियोकोरियल, हिमोकोरियल और हिमोएंडोथेलियल। इनके जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, ग्रोथ शेप होती है, वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे अपन ने देखा था डिफ्यूज शेप हो गया, कोटिलिडन शेप हो गया, इसके अलावा जोनरी हो गया, डिस्कोइडल, ये सारे शेप अपन ने 5 प्रकार में देखे थे। सही है। उसके बाद में अपन ने एग्जांपल देखे थे इनके कि कौन सा जो प्लेसेंटा होता है किस जीव के अंदर पाया जाता है, कौन सा प्लेसेंटा किस जीव के अंदर पाया जाता है, और इनके ये नाम किस आधार पर पड़े वो भी मैंने आपको बताया था कि किस प्लेसेंटा के किस प्रकार के अंदर कौन सी भ्रूणीय झिल्ली जो होती है नष्ट होती है। सही है। कौन सी भ्रूण की कौन सी ऐसी झिल्लियां हैं जो नष्ट होती है। 3 प्रकार की झिल्लियां बताई थी मैंने, 3 प्रकार की भ्रूण के अंदर झिल्लियां और 3 प्रकार की किसके अंदर होती है, मादा के अंदर। सबसे पहली एपिथेलियल, उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, सबसे अंदर की होती है एंडोथेलियल। इन कोशिकाओं के नष्ट होने के आधार पर जब पार्चुरेशन की क्रिया होती है, जब प्लेसेंटा शरीर से बाहर निकलता है, तो उस समय ये कोशिकाएं जो परत मैंने आपको बताई ये धीरे धीरे नष्ट होती है, और इन परतों के आधार पर, नष्ट होने वाली परतों के आधार पर ये के नाम पड़े, प्लेसेंटा का नाम इसके आधार पर पड़ा कि कौन सी लेयर होती है नष्ट हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है। और उसके आधार पर जो शरीर की ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस जो होता है, हृदय का जो रक्त का जो ह्रास होता है, वो इन प्लेसेंटा में अलग अलग प्रकार से होता है। जो सबसे पहला प्रकार होता है उसमें सबसे कम ह्रास होता है। सबसे जो 5 प्रकार मैंने बताया था, हिमो एंडोथेलियल, उसके अंदर सबसे कम मात्रा में ब्लड लॉस होता है। ये चीजें अपन ने पिछली क्लास में देख ली थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रसव की क्रिया। प्रसव, पार्चुरेशन, अब प्रसव की क्रिया क्या होती है। प्रसव की क्रिया का मतलब होता है शिशु, या अपन कह सकते हैं जो फीटस जो होता है, माता के गर्भ में पल रहा जो भ्रूण, या जिसको अपन शिशु बोल सकते हैं, उस शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया में, सम्मिलित कई प्रकार की शारीरिक क्रियाएं होती है। जब शिशु का जन्म होता है, फीटस का जब जन्म होता है, तो उस समय शरीर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं, कई प्रकार की क्रियाओं की शुरुआत होती है। उस क्रिया को क्या बोला जाता है, उस क्रिया को
प्रसव कह सकते हैं, पार्टुलेशन, या अपन कह सकते हैं किसी शिशु का, किसी फीटस का जन्म लेने की जो प्रक्रिया होती है, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं जो कि फीटस की माता के अंदर होती है, वो सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, प्रसव। उन सबको एक साथ क्या कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है। प्रसव की क्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है। प्रसव की क्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें शरीर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं, कई क्रियाएं जो होती है संपन्न होती है, कई क्रियाओं की शुरुआत होती है, वो सब मिलकर आपस में शिशु का जन्म करवाती है, और इस क्रिया को प्रसव कहा जाता है। इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है। सही है। इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि जो पार्चुलेशन की क्रिया है वो एक प्रकार से जटिल प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया के अंदर शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं शुरुआत होती है, उन चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, पेल्विक क्षेत्र के जो लिगामेंट होते हैं, पेल्विक रीजन समझते हो, शरीर का वो रीजन देखो, 3 प्रकार की कैविटीज अपने शरीर में पाई जाती है। सबसे पहले जिसके अंदर लंग्स उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाती है, थोरेसिक कैविटी। जिसके अंदर हार्ट और लंग्स दोनों उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाती है, थोरेसिक कैविटी, जो डायफ्राम के द्वारा उदर गुहा से अलग रहती है, एब्डोमिनल कैविटी से अलग रहती है। 3 प्रकार की कैविटी अपने शरीर में पाई जाती है। सबसे पहले तो जिसके अंदर ऐसी कैविटी जिसके अंदर लंग्स उपस्थित है, हृदय उपस्थित है, क्या कहलाती है, थोरेसिक कैविटी। सही है। दूसरा अपन बात करते हैं जिसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम उपस्थित रहता है, जैसे कि आंत उपस्थित रहती है, लीवर उपस्थित रहता है, किडनी उपस्थित रहती है। इसके अलावा जो आमाशय, अग्नाशय, वो सारे जिस कैविटी के अंदर उपस्थित रहते हैं उसको बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा। तीसरी प्रकार की कैविटी होती है पेल्विक कैविटी। क्या, पेल्विक कैविटी। कौन सी, पेल्विक कैविटी, जिसके अंदर जननांग उपस्थित रहते हैं, जैसे कि गर्भाशय, जब माता की बात करें तो माता के गर्भाशय, सर्विक्स हो गया, जो अंडाशय, ये सारे पेल्विक कैविटी के अंदर उपस्थित होते हैं। तो वो रीजन, जो पेल्विक कैविटी का जो रीजन है उसको पेल्विक रीजन कहा जाता है। सही है। पेल्विक कैविटी का रीजन जिसे पेल्विक रीजन कहा जाता है। तो पेल्विक रीजन का सबसे पहले तो प्रसव की क्रिया के बाद बात बता रहा हूं मैं। प्रसव की क्रिया जो स्टार्ट होती है उसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। पेल्विक रीजन के लिगामेंट, पेल्विक रीजन के जो लिगामेंट होते हैं वो धीरे धीरे ढीले होना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। पेल्विक रीजन के जो लिगामेंट है वो धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। इनके अंदर लिगामेंट के अंदर एक लिगामेंट कॉमन है जिसको बोला जाता है सार्कोसियाटिक लिगामेंट। सार्कोसियाटिक लिगामेंट, इस लिगामेंट के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा ढीला जो होता है वो सार्कोसियाटिक लिगामेंट होता है। अपन बात करते हैं पेल्विक रीजन में पाए जाने वाले, वैसे तो सभी प्रकार के लिगामेंट जो है, जितने भी लिगामेंट पाए जाते हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है एक लिगामेंट की बात करते हैं तो एक लिगामेंट जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कह सकते हैं कि वो लिगामेंट जो पार्चुलेशन की क्रिया में सबसे ज्यादा ढीला होता है उसको कहा जाता है सार्कोसियाटिक लिगामेंट। वह सार्कोसियाटिक लिगामेंट वह लिगामेंट है जो पार्चुलेशन की क्रिया में सबसे ज्यादा अपना प्रभाव दिखाता है, सबसे ज्यादा ढीला होता है। कौन सा, सार्कोसियाटिक लिगामेंट। ये आपको ध्यान रखना है, पेल्विक रीजन के अंदर पाया जाने वाला सार्कोसियाटिक लिगामेंट मुख्य रूप से ढीला होता है, जिसकी वजह से ही पार्चुलेशन की क्रिया होती है। दूसरा, अगला क्या लक्षण है इसके अंदर, अधिकांश काउ जो होती है उसके अंदर सार्कोसियाटिक लिगामेंट जो होता है उसके अंदर एक खांच बन जाती है। अधिकांश गायों के अंदर सार्कोसियाटिक लिगामेंट जो होता है, इस लिगामेंट में खांच बन जाती है, इस लिगामेंट में खांच बन जाती है। इस खांच बनने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है इस चीज का, अपन इसे क्या क्या मतलब समझे कि खांच बन गई, सार्कोसियाटिक लिगामेंट में खांच बन गई, इसका अपन क्या अंदाजा लगाएं। इसका एक अंदाजा अपन लगा सकते हैं कि
सार्कोसियाटिक लिगामेंट में खांच दिखाई देगी तो उस खांच के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि पार्चुएशन की क्रिया 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाएगी। कितने टाइम में? 24 से 48 घंटे के अंदर पार्चुएशन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में भी इसको पूछ लिया जाता है कि बाहर से अपन सार्कोसियाटिक लिगामेंट से कैसे पता लगा सकते हैं कि पार्चुएशन की क्रिया होने वाली है। तो सार्कोसियाटिक लिगामेंट जो है उसके अंदर क्या होता है, खांच बन जाती है। उस खांच के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि जो पार्चुएशन की जो क्रिया है वो 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाएगी। सही है। तो ये एक अगला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है पूंछ का सिर जो है वो उठ जाता है। पूंछ का सिर उठा हुआ महसूस होता है, उठा हुआ दिखाई देता है। पूंछ का सिर है वो उठा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा वल्वा में सूजन आ जाती है। वल्वा में सूजन आ जाती है। इसके अलावा सूजन वह ढीला हो जाता है। इसके लिगामेंट भी ढीले हो जाते हैं। जो वल्वा का जो लिगामेंट है वो भी ढीला हो जाता है, क्योंकि जब पार्चुएशन की क्रिया होगी तो जो फिटस है, जो शिशु है, वो वल्वा के थ्रू ही बाहर आएगा। शरीर से बाहर किसके थ्रू आएगा? वल्वा के थ्रू आएगा। अगर वल्वा टाइट रहेगा तो शिशु को आने में परेशानी होगी, फिटस को बाहर आने में दिक्कत होगी। तो जो वल्वा होता है वो उसमें सूजन आ जाती है। इसके अलावा जो वल्वा की लिगामेंट जो है वो भी ढीले हो जाते हैं, ताकि जो शिशु जो बाहर आए, फिटस शरीर से बाहर आए, तो उसमें दिक्कत ना हो। तो ये इसमें एक देखने को मिल सकता है। अडर जिसको अयन बोला जाता है, अडर में सूजन देखने को मिलती है। अडर में सूजन, ये जो मैं अपनी कैरेक्टर ये बता रहा हूं, ये पार्चुएशन के पहले के लक्षण है कि पार्चुएशन होने वाला है, उसके पहले के लक्षण है ये सारे के सारे। उससे पहले दिखाई देने वाले लक्षण है कौन से? ये जितने भी पढ़ा रहा हूँ। पहले रीजन में लिगामेंट का ढीला होना, मुख्य रूप से सार्कोसियाटिक लिगामेंट का ढीला होना। अधिकांश गायों में सार्कोसियाटिक लिगामेंट होता है उसके अंदर खांच दिखाई देती है। उस खांच के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि शिशु का जन्म 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। तीसरा, सिर का पीछे वाला भाग उठा हुआ दिखाई देता है। वल्वा ढीला हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है। इसके अलावा अडर में सूजन आ जाती है। इसके बाद पार्चुएशन होता है। अडर में सूजन आ जाती है, आकार में बड़ा हो जाता है। अडर में सूजन व आकार में बड़ा हो जाता है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट लक्षण है उदरगुहा। उदरगुहा जो है, उदरगुहा के बेस पे, उदरगुहा के नीचे की तरफ एक लिगामेंट पाया जाता है जिसको बोला जाता है जिफोइड कार्टिलेज। लिगामेंट में एक कार्टिलेज पाया जाता है जिसको बोला जाता है जिफोइड कार्टिलेज। उदरगुहा के नीचे के अंदर, नीचे की अगर बात करें तो उदरगुहा की निचली सतह में, उदरगुहा की निचली सतह पर एक कार्टिलेज पाया जाता है जिसको बोला जाता है जिफोइड कार्टिलेज। क्या बोला जाता है उसको? जिफोइड कार्टिलेज। ये उदरगुहा कौन सी गुहा है? जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम था, लीवर था, उसके अंदर पेनक्रियाज था, उसके अंदर स्टोमक था। ये सारे रोमन जितने भी ये जो पाए जाते हैं कौन सी गुहा में पाए जाते हैं? उदरगुहा के अंदर। उदरगुहा में नीचे की साइड में अपन उसकी बात कर रहे हैं, पशुओं की बात करें, गाय की बात करें, तो उदरगुहा जो है, उदरगुहा की निचली सरफेस जो धरती के पास में जो सरफेस है,
सही है। मिट्टी के पास में जो सरफेस है उस सरफेस में क्या पाया जाता है, जिफोइड कार्टिलेज पाया जाता है। इस जिफोइड कार्टिलेज में इडिमा देखने को मिल सकता है। जिफोइड कार्टिलेज में इडिमा दिखाई दे सकता है। इडिमा का क्या मतलब होता है? इडिमा का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा स्थान जहां पे अगर कोई तरल पदार्थ एक जगह इकट्ठा हो जाता है, थैलीनुमा संरचना बन जाती है, एक थैलीनुमा संरचना जिसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ है, ऐसी संरचना अगर आपको दिखाई दे तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इडिमा। तरल पदार्थ का भरना, किसी भी जगह में तरल पदार्थ का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? इडिमा कहलाता है। जिफोइड कार्टिलेज में इडिमा दिखाई दे सकता है, यह भी एक पार्चुरेशन का लक्षण है। इसके अलावा जो अडर होते हैं, अडर से एक गाढ़ा पीले रंग का अपारदर्शी पदार्थ का स्त्राव होता है, पदार्थ का स्त्राव होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? उसे कोलेस्ट्रम, जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। गांव में इसको खीस भी बोलते हैं। कोलेस्ट्रम को क्या बोलते हैं गांव में? खीस, जो जिसको फर्स्ट मिल्क भी अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? फर्स्ट मिल्क भी बोल सकते हैं, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। देखो, अडर से ब्याने के पहले भी ये स्त्राव हो सकता है। ब्याने के पहले भी, अगर मान लो कौन सा ब्यान होता है पशु के अंदर, अगर पहला ब्यान होता है तो उसमें ये बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है। हो सकता है किसी में देखने को ही न मिले, ब्याने से पहले देखने को ही न मिले। लेकिन अगर तीसरी, चौथी, पांचवी बार अगर कोई पशु प्रसव क्रिया प्रदर्शित कर रहा है, प्रसव उसके अंदर हो रहा है, तो उन जीवों के अंदर, उन पशुओं के अंदर ये चीज देखने को मिल सकती है कि ब्याने के पहले ही, उस पशु के पार्चुरेशन के पहले ही उसके अंदर से कोलेस्ट्रम का स्त्राव देखने को मिले। सही, कोलेस्ट्रम का स्त्राव देखने को मिले। कोलेस्ट्रम जो है एक अपारदर्शी पदार्थ होता है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। इसके अलावा पीले रंग का होता है, गाढ़ा होता है। सही है, उसमें अलग अलग प्रकार की एंटीबायोटिक उसके अंदर होती है। उसके अंदर ये जो प्रोटीन ज्यादा होती है, उसके अंदर वसा की मात्रा ज्यादा होती है, मिल्क से सारी चीजें उसके अंदर ज्यादा होती है। वो क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो जो पशु, जो बच्चा है, शिशु जो है, उसके पालन के लिए ये सारी चीजें आवश्यक होती है। जैसे कि ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज उसको प्रदान करना, ताकि रोगों से लड़ने में सहायता करे, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वो सब चीजें इसके अंदर उपस्थित होती है, ताकि जो शिशु होता है, जन्म के बाद शिशु का अच्छे से विकास हो सके। तो उस चीज के लिए ये कोलेस्ट्रम वहां पे उपस्थित होता है, और ब्याने के पहले इसका स्त्राव देखने को मिल सकता है। अगर इसका स्त्राव देखने को मिले तो आपको समझ जाना है कि कुछ देर में इसका पार्चुरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इसका लक्षण है, अधिक दूध देने वाली गायों में इस कोलेस्ट्रम के स्थान पे मिल्क दिखाई दे, दूध का स्त्राव दिखाई दे। दुग्ध का स्त्राव प्रारंभ होना, अधिक दूध देने वाली गायों के अंदर दूध का स्त्राव प्रारंभ हो जाता है। कोलेस्ट्रम के स्थान पर दूध भी देखने को मिल सकता है। इसका नेक्स्ट लक्षण है इसका वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है ब्याने के पहले, जो कि एक प्रकार से श्लेष्मा का स्त्राव होता है। किसका स्त्राव होता है? श्लेष्मा का स्त्राव होता है, गाढ़ा स्त्राव होता है। श्लेष्मा पारदर्शी हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है। सही है, ऐसा स्त्राव
वेजाइना से देखने को मिल सकता है, जिसको वेजाइनल डिस्चार्ज कहा जाता है। इसके अलावा पार्चुलेशन के समय इस श्लेष्मा की बनाई हुई एक सील होती है जो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, जिसको बोला जाता है सर्वाइकल सील। सर्वाइकल सील का धीरे धीरे नष्ट होना, ये जो म्यूकस का स्त्राव जो मैंने आपको बताया, ये जो म्यूकस का स्त्राव होता है, श्लेष्मा का स्त्राव होता है वेजाइनल डिस्चार्ज से, इससे एक सील का निर्माण भी होता है जिसे बोला जाता है सर्वाइकल सील। ये सर्वाइकल सील जो होती है, ये भ्रूण जब गर्भाशय में होता है उसी समय इसका निर्माण हो जाता है। इस सर्वाइकल सील का निर्माण पहले ही हो जाता है जब शिशु जो होता है, जब एम्ब्रियो था, निषेचन के बाद में जब इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के बाद में किसका निर्माण होता है, इम्प्लांटेशन के बाद में प्लेसेंटा का निर्माण होता है। तो जब प्लेसेंटा का निर्माण होता है उसी समय इस सर्वाइकल सील का निर्माण हो जाता है। इस सर्वाइकल सील का निर्माण क्यों होता है? सर्वाइकल सील जो होती है ये वेजाइनल पार्ट होता है, अपन कह सकते हैं सर्विक्स का जो मुख होता है, सर्विक्स का मुख जिसको ओस बोला जाता है, सर्विक्स के मुख के क्या बोला जाता है, ओस बोला जाता है। तो इस ओस को बंद करने का काम करती है सर्वाइकल सील जो है, इस ओस को बंद करने का काम करती है। बंद करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बाहर से इन्फेक्शन यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर बाहर से इन्फेक्शन न चला जाए। क्योंकि आपको पता है कई बार वातावरण में कई बैक्टीरिया उपस्थित हो सकते हैं, हो सकता है कई बार जो पशु अगर बैठता है तो उस समय कोई गोबर या कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जो है, वो कोई भी दूषित पदार्थ जो है वो वेजाइना के थ्रू सर्विक्स से होते हुए यूट्रस के अंदर जा सकता है। तो बाहरी कोई भी पदार्थ, बाहरी बैक्टीरिया यूट्रस के अंदर न जा पाए, इसके लिए इस सर्वाइकल सील का निर्माण होता है। ये क्या करती है? ये सर्विक्स जो होती है, सर्विक्स के मुख को बंद रखने का काम करता है, जिसको क्या बोला जाता है, ओस। तो अब जब प्लेसेंटा का निर्माण हुआ था उसी समय सर्वाइकल सील का निर्माण हो गया था। अब सर्वाइकल सील का निर्माण हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा, सर्वाइकल सील का निर्माण हो गया तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं होगा। अब जैसे ही पार्चुलेशन की क्रिया होती है तो सर्विक्स का मुंह खुलना जरूरी है, तभी तो शिशु जो होता है बाहर आएगा। तो उसके लिए ये धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, सर्वाइकल सील धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है और ओस जो है वो धीरे धीरे खुल जाता है, जिसको सर्वाइकल जो सर्विक्स का मुख जिसको बोला जाता है, ओस जिसको बोला जाता है, वो धीरे धीरे खुलने लग जाता है सर्वाइकल सील के नष्ट होने के बाद। तो ये भी क्रिया इसमें देखने को मिल सकती है। ये सारे लक्षण थे जो आपको पार्किंसन के पहले दिखाई देंगे। अब है प्रसव की शुरुआत। प्रसव की शुरुआत किस प्रकार होती है? प्रसव की शुरुआत होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गर्भाशय के अंदर संकुचन उत्पन्न होते हैं, पार्चुलेशन होगा। पशु के ब्याने से पहले आपको पता होगा जो पशु जो होता है वो रेस्टलेस हो जाता है, एक जुगाली कभी करता है, कभी खाता है, कभी चारों तरफ घूमता है, ऐसे मतलब एक जैसे अपन बोल सकते हैं बेचैनी सी उसके अंदर रहती है पशु के अंदर। वो सारे किसकी वजह से होते हैं? अपन उससे उस हिसाब से उसके लक्षण देख के मान सकते हैं, जैसे कि उसको भूख नहीं लगना, कभी जुगाली करेगा कभी नहीं करेगा, कभी उसको खाएगा कभी चारा खाएगा, कभी चारों तरफ दौड़ेगा, कभी चारों तरफ एक जगह बंधा हुआ है तो उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा। वो सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। उन लक्षणों के हिसाब से अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें पार्चुलेशन होने वाला है। तो वो जो लक्षण है उसमें वो लक्षण दिखाई देते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, उससे बोलते हैं प्रसव की शुरुआत। जब वो लक्षण ऐसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं तो उसे बोला जाता है प्रसव की शुरुआत। सही है। ये किसकी वजह से होता है? प्रसव की शुरुआत किस वजह से होती है?
प्रसव की शुरुआत होती है गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न होने की वजह से। गर्भाशय में संकुचन स्टार्ट हो जाते हैं। संकुचन क्यों स्टार्ट होते हैं? ताकि जो प्लेसेंटा जो है वो भ्रूण से अलग हो जाए, क्योंकि जो प्लेसेंटा जो है, जो अपरा जिसको बोला जाता है, वो भ्रूण को और माता को जोड़ रखता है, सही है। तो उसको अलग करने के लिए और जो भ्रूण है उसको सर्विक्स की तरफ धकेलने के लिए, या अपन कह सकते हैं कि प्लेसेंटा को भ्रूण से अलग करने के लिए, सही है। इसके अलावा जो फीटस है, जो अंदर जो शिशु जो है, उसको सर्विक्स की तरफ धकेलने के लिए ये संकुचन प्रारंभ होते हैं। तो ये संकुचन किसके द्वारा उत्पन्न कराए जाते हैं? संकुचन उत्पन्न कराए जाते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है, सही। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित किया जाता है। देखो, प्रसव की शुरुआत करने में जो हार्मोन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जो हार्मोन जो होते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, ये सारे जो हार्मोन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, ये प्रसव की शुरुआत कराने में, या अपन कह सकते हैं प्रसव की क्रिया में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जो सबसे पहले इसका काम होता है, प्रसव की शुरुआत होगी, प्रसव की शुरुआत में संकुचन उत्पन्न होंगे। संकुचन उत्पन्न होंगे तो संकुचन किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? ऑक्सीटोसिन के द्वारा। ऑक्सीटोसिन कहां से स्रावित किया जाता है? ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि के, या अपन कह सकते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि के भाग से स्रावित किया जाता है। पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित, पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित किया जाता है, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। अब ये पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो रहा है, यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि से बाहर निकल रहा है। अब आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण इसका होता है हाइपोथैलेमस में। ध्यान रखना है, ऑक्सीटोसिन का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है इसका हाइपोथैलेमस, जो कि मस्तिष्क का एक भाग होता है। इसका निर्माण हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस इसका निर्माण करने के बाद उसको कहां भेज देता है? उसको पश्च पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग से, या अपन कह सकते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस में भेज देता है, और वहां पे इसको संग्रहित कर लिया जाता है। वहां पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन को संग्रहित कर लिया जाता है, और जैसे ही इसकी जरूरत पड़ती है शरीर के अंदर, जैसे कि पार्चुलेशन के समय संकुचन पैदा करने में, या इसके अलावा मिल्क स्त्राव के अंदर मिल्क लेट डाउन का भी इसका इसी का कार्य होता है, मिल्क लेट डाउन करना, वो सारे कार्य जब भी इसकी जरूरत पड़ती है तो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग के द्वारा इसको स्रावित किया जाता है, और ये अपने लक्ष्य तक पहुंचकर अपना कार्य करता है। तो आपको अगर ऑक्सीटोसिन के बारे में पूछा जाए कि ऑक्सीटोसिन का स्त्राव कहां से किया जाता है, स्त्राव किया जाता है पश्च पीयूष ग्रंथि से, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। और अगर इसके निर्माण की बात की जाए कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण होता है हाइपोथैलेमस में, सही है। ऑक्सीटोसिन के साथ एक और हार्मोन और होता है जो इसके साथ ही पाया जाता है, वो भी हाइपोथैलेमस से उसका निर्माण होता है। इसके अलावा न्यूरोहाइपोफाइसिस में उसका संग्रह होता है। कौन सा हार्मोन है? वैसोप्रेसिन, एडीएच। उत्सर्जन तंत्र में याद करो, उत्सर्जन तंत्र में जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है, जो मूत्र में जल की मात्रा को अवशोषित करता है, वैसोप्रेसिन, एडीएच हार्मोन, वो भी ऑक्सीटोसिन की हार्मोन के साथ ही पाया जाता है। वो भी हाइपोथैलेमस से उसका स्त्राव होता है, और उसका पश्च पीयूष ग्रंथि में उसका संग्रह होता है, या अपन कह सकते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि से भी उसका स्त्राव होता है, सही है। तो प्रसव की शुरुआत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। ऑक्सीटोसिन हार्मोन संकुचन उत्पन्न करता है। इसके संकुचन करने से पहले देखो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन संकुचन उत्पन्न करेगा, तो इसके पहले ऑक्सीटोसिन हार्मोन के संकुचन करने से पहले क्या होता है? रक्त के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज्यादा होना चाहिए। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन वहीं पे कार्य करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसी जगह पे कार्य करता है जहां पे एस्ट्रोजन हार्मोन उपस्थित हो। जहां पे एस्ट्रोजन हार्मोन उपस्थित रहेगा
वहीं पे ऑक्सीटोसिन काम करेगा। अगर वहां पे एस्ट्रोजन की कमी है तो ऑक्सीटोसिन भी कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन वही उसी जगह कार्य करता है जहां पे एस्ट्रोजन हार्मोन कार्य करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्राव से पहले एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ज्यादा होना जरूरी है। सही है। एस्ट्रोजन हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कार्य करने से पहले, यानी कि संकुचन, गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न होने से पहले एस्ट्रोजन हार्मोन का वहां पे उपस्थित होना जरूरी है। तो जो भी पार्चुलेशन की क्रिया होती है, प्रसव की शुरुआत होती है, तो उसमें सबसे पहले एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाया जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ऑक्सीटोसिन का, फिर इसके बाद में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ाया जाता है, और ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ गया, इसी समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ेगा घटेगा? बताओ। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर घटेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल घटेगा। क्यों घटेगा? इसका रीजन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा स्तृत किया जाता था? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। किसके द्वारा? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। प्रोजेस्टेरोन का कार्य क्या था? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य था प्रेगनेंसी को बनाए रखना, गर्भावस्था को बनाए रखना। इसका काम क्या था? गर्भावस्था को बनाए रखना। इसका काम क्या था? गर्भावस्था को बनाए रखना। तो अब पार्चुलेशन की क्रिया होती है तो अपन को क्या करना है? अपन को इस गर्भावस्था को ही तो तोड़ना है, गर्भावस्था को ही तो नष्ट करना है। सही है। तो गर्भावस्था को नष्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिराया जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरेगा तभी गर्भावस्था की जो पार्चुलेशन की शुरुआत होगी। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा तो ये क्या करता है? प्रेगनेंसी को तो बनाए रखता है। तो प्रेगनेंसी तो अपन को तोड़ना है, क्योंकि अपन तो अब शिशु को जो है यूट्रस से बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होगा, एस्ट्रोजन का बढ़ेगा और ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा। और ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा तो गर्भाशय में संकोचन उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे गर्भाशय में संकोचन उत्पन्न होते हैं तो प्रसव की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रसव की क्रिया जो होती है 3 प्रकार से होती है। सबसे पहले तो प्रथम अवस्था जिसमें फर्स्ट वाटर वेग बाहर आता है, सेकंड अवस्था जिसमें सेकंड वाटर वेग बाहर आता है, तीसरी अवस्था जिसके अंदर प्लेसेंटा बाहर आता है। तो प्रसव की क्रिया शुरुआत अपन ने देख ली। प्रसव की क्रिया किस प्रकार होती है वो सारी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।